आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है, किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल सेंटेंस के ऊपर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं और सिंपल सेंटेंस के सारे नियमों को पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर बेस्ड सारी एक्सरसाइज को पढ़ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं वो सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को बिल्कुल क्रम से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत शानदार होने वाली है, बहुत ये सेशन आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझेंगे। कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं, कब कब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी बातों को हम लोग सीखेंगे और फिर किस प्रकार से उसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या करेंगे, जितने लोग भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, जिससे सारे बच्चे हमारे अच्छे से इस वीडियो को पढ़ सके, देख सके और सारे नियमों को समझ सकें। तो हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज हम लोग करने जा रहे हैं, वाक्यों का संयोजन, और टॉपिक क्या है, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना चाहते हैं सिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आप लोग लिखेंगे कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज पाई जाती है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज पाई जाती है तथा कम से कम, तथा कम से कम एक, तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है, उसे कंपाउंड सेंटेंस, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई लल्ला, कह रहा है कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक क्या पाई जाती है, प्रिंसिपल क्लॉज पाई जाती है तथा कम से कम एक, एटलीस्ट वन क्या पाई जाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज पाई जाती है, उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वाक्य में हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज दिखाई दे यानी पीसी दिखाई दे और प्लस कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज दिखाई दे यानी सीसी दिखाई दे, ये वाली सीसी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज पाया जाए, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाए, तो इन दोनों के मिलने से जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसको हम लोग सीएस कहते हैं। यहाँ सीएस का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सीसी मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये स्टार है, सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे। पी सी प्लस सी सी इक्वल टू क्या है, सी एस, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से कंपाउंड सेंटेंस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम लोग अगली बात समझते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है यहाँ, वो भी अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है अर्थात स्वतंत्र होता है, यह अपने अर्थ के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। और जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी एक क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसका मतलब यह भी अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। तो इस प्रकार हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के लिए यह भी कह सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जब हम किन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो जिस नए सेंटेंस का निर्माण होता है उसको भी हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। तो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज पाई जाए
तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास पाई जाए। इस प्रकार से जिस सेंटेंस का निर्माण होता है उसको कंपाउंड कह देते हैं। अथवा अगर हम ऐसा भी कह दें, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़कर जब एक सेंटेंस का निर्माण किया जाता है तो उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है वह फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास, दो क्लासेस को मिलाने से बनती है, और जिसमें पहली क्लास भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और दूसरी क्लास भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यानी दोनों ही जो क्लासेस होती हैं वह अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखती हैं, अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। तो चाहे हम लोग इस प्रकार डेफिनेशन कह लें, चाहे इस प्रकार कह लें। और ये भी आपको याद हो गया कि पीसी और सीसी मिलके जिस सेंटेंस का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हम लोग कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और उसमें जो टर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम केवल यह जानने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है और कैसे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे है ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड, दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड। पहला सेंटेंस है ही वर्क हार्ड और दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड। अब अगर हम लोग पहले इसका अर्थ निकालें, कह रहा ही वर्क हार्ड मतलब उसने कठिन परिश्रम किया, कह रहा ही फेल्ड मतलब वह क्या हो गया, असफल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये दोनों अभी अलग अलग दो सिंपल सेंटेंस लिखे गए हैं। हमें अगर इनके जगह पे एक कंपाउंड सेंटेंस लिखना हो तो हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और हमें जो दूसरे वाले वाक्य में अर्थ प्राप्त हो रहा है वह असफल हो गया। पहले में कह रहा है उसने कठिन परिश्रम किया और दूसरे में कह रहा है वह असफल हो गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ रहा है, यानी जो कारण और परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं वे कैसे हैं, कंट्रोडिक्शन वाले हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोडिक्शन यानी विरोध वाले दिखाई दे रहे हैं। वैसे लॉजिकल है कि अगर कोई कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसे असफल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कठिन परिश्रम किया असफल हो गया, तो यह कंट्रोडिक्शन हमें अर्थ दे रहा है। और जब कंट्रोडिक्शन होता है तो हम लोग वहाँ पे कंपाउंड के लिए बट लिख देते हैं। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, अभी आप जनरली सिर्फ देखिए कि एग्जाम्पल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो जाएगा ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया। हम लोग चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अथवा हम लोग इसी कंपाउंड सेंटेंस को एक और वे में लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऊपर वाला कंपाउंड सेंटेंस जो लिखा गया है वह वाला सही है, नीचे वाला जो लिखा गया है वह वाला सही है, दोनों में से कौन सा सही है, तो आप बताएंगे जो बोथ कंपाउंड सेंटेंस लिखे गए हैं, चाहे पहले वाले तरीके से चाहे दूसरे वाले तरीके से, वैसे दोनों के दोनों सही हैं। केवल अंतर इतना है कि जो ऊपर वाला लिखा गया है, जो ऊपर वाला लिखा गया है वह मॉडर्न मेथड के अनुसार लिखा गया है, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में या आज के समय में हम लोग जो सबसे ज़्यादा स्वीकार करते हैं, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा सही मानते हैं, वह ऊपर वाला है। और नीचे वाला जो लिखा गया वह कैसे लिखा गया, वह ट्रेडिशनल मेथड द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग इसके ऊपर अच्छे से विस्तार से चर्चा करते हैं और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको मॉडर्न मेथड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब हमारी बातों को ध्यान से सुने। मॉडर्न मेथड यानी आज के समय का या आज के समय के अनुसार जो कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्म हमें प्राप्त होता है वो ये वाला ज़्यादा अधिकतर यूज किया जाता है और हम लोग यही अब स्वीकार भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और होता क्या इसमें, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहले लिखा गया ही वर्कड हार्ड। इस ही वर्कड हार्ड मतलब उसने कठिन परिश्रम किया, ये जो शब्द समूह लिखा गया हम लोग इसमें देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है और जो वर्कड है यह यहाँ पे वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इस शब्द समूह में एक सब्जेक्ट भी उपस्थित है और एक फाइनाइट वर्ब भी उपस्थित है। और हम लोग जानते हैं जब किसी शब्द समूह में सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों पाई जाती है तो हम लोग उस शब्द समूह को क्या कह देते हैं, क्लाज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्लाज कह देते हैं। तो जो ही वर्कड हार्ड दिखाई दे रहा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल रही है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लाज कह देंगे।
क्लाज कह देंगे। एक क्लाज हमें यहाँ प्राप्त हो गई पहली। और फिर हम लोग जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें बट से लेके फील्ड तक, बट से लेके कहाँ तक, फील्ड तक एक दूसरा शब्द समूह दिखाई दे रहा है, लेकिन वह असफल हो गया। इसका अर्थ क्या है, लेकिन वह असफल हो गया। अब अगर हम लोग इस शब्द समूह में ध्यान से देखें तो इसमें ही सब्जेक्ट है और फेल क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है, और साथ ही साथ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बट जो है वह एक कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दो शब्दों का समूह देख रहे हैं। ही वर्कड हार्ड में सब्जेक्ट और वर्ब है, यह एक क्लाज को निरूपित कर रहा है। और दूसरा शब्द समूह बट ही फेल्ड हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ही सब्जेक्ट है, फेल मेन वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब, और बट इसमें कंजक्शन है। चूंकि इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों है, इसीलिए हम लोग इसको भी क्या कह देंगे, एक क्लाज कह देंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में हमें दो क्लास दिखाई दे रही है। कितनी क्लास दिखाई दे रही है, दो क्लास दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब भी है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं केवल दूसरे वाले क्लास में एक एक्स्ट्रा शब्द ऐड किया गया है, वह है हमारा एक कंजक्शन, और एक कंजक्शन के रूप में यहाँ क्या लिखा गया है, बट। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि हमारी जो पहली क्लास है, हमारी जो पहली क्लास है वह कंजक्शन से रहित है। वह कंजक्शन से क्या है, रहित है। कंजक्शन से रहित होने का मतलब यहाँ कंजक्शन प्रयोग नहीं किया गया है। और दूसरी वाली क्लास में हम लोग देख रहे हैं, दूसरी वाली क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक कंजक्शन प्रयोग किया गया है, यानी कंजक्शन से युक्त है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ पाए कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लाजेस पाई जाती है। एक क्लाज जो होता है वह कंजक्शन से रहित होती है, और एक क्लाज जो होती है वह कंजक्शन से युक्त होती है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो क्लाज कंजक्शन से रहित होती है उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाज। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाज। जिस क्लाज में सब्जेक्ट और वर्ब पाई जाए लेकिन उसमें कंजक्शन न पाया जाए, ऐसी क्लाज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। और ऐसी क्लाज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ एक कंजक्शन भी पाया जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लास। क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। अब हम इसको कोऑर्डिनेट क्लास ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंजक्शन यूज किया गया है वह कंजक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो लल्ला इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी वाक्य में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाए तो उससे जिस क्लास का निर्माण होता है वह कोऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जिस क्लास का निर्माण होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो जिस क्लास में कंजक्शन पाया जाएगा उसको कोऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया गया होगा। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंजक्शन सबऑर्डिनेट रहेगा तो जो क्लाज का निर्माण हो जाएगा वह सबऑर्डिनेट क्लाज, वो आगे आएगा। अभी इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जब कोऑर्डिनेट क्लाज बनती है तब हमेशा क्या आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आता है। यहाँ पे बट जो यूज किया गया है वह एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे। तो हम लोग अभी तक इतनी बातें समझ पाए कि कंजक्शन से रहित क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज और कंजक्शन से युक्त क्लाज को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाज। क्यों, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग किया गया होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला वाला क्लाज है जिसमें कंजक्शन नहीं है वह पीसी है यानी प्रिंसिपल क्लाज है, और प्लस जो दूसरा क्लाज है वह कोऑर्डिनेट क्लाज है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है। तो पीसी और सीसी के मिलने से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है, इस बात की हमें क्या हो गई, पुष्टि हो गई। तो यहाँ पे हम लोग इस पहले वाले जो वाक्य में कंपाउंड सेंटेंस कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस बात की हम लोग पुष्टि कर ली अच्छे से। अब इसी को हम लोग, ये हमारा मॉडर्न मेथड था, तो मॉडर्न मेथड के अनुसार क्या होना चाहिए, जो दोनों क्लाजेस दी गई है या जो दोनों क्लाजेस हमें दिख रही है उन दोनों क्लासेस में मॉडर्न मेथड ये कहता है कि इसमें भी हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिखाई देनी चाहिए और इसमें भी हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिखाई देनी चाहिए। अगर दिए गए सेंटेंस में जो कि कंपाउंड सेंटेंस है, अगर उसमें दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब क्लासेस में दिखाई दे रही है दोनों क्लासेस में, तो ये लिखने का कंपाउंड सेंटेंस लिखने का मॉडर्न मेथड है। और हम लोग ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत या बहुत लंबे समय से जो मेथड लिखते हम लोग आ रहे हैं, उसके अनुसार क्या होता है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब किसी एक ही क्लास में दिखाई देती है, किसी एक ही क्लास में दिखाई देती है। जनरली हम लोग दूसरे वाले में
कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, केवल वर्ब से अपना काम चला देते हैं। तो अगर हमें किसी एक में ही सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे, दूसरे वाले में केवल वर्ब दिखाई दे, हम लोग सब्जेक्ट पुनः न लिखें, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपाउंड सेंटेंस बनता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से लिखा गया कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और जब दोनों क्लासेज में सब्जेक्ट और मेन वर्ब पाई जाती है तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, मॉडर्न मेथड कह देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ही वर्कड हार्ड हमारी पहली क्लास है, क्योंकि इस क्लास में कंजक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए कौन सी क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है। कौन सी क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है। फिर दूसरे वाले हम लोग देख रहे हैं बट आया है, कंजक्शन आया और डायरेक्ट वर्ब आ गई है, तो हम लोग सब्जेक्ट अलग से नहीं लिखे हैं, तो ये हमारी दूसरी क्लास हो गई, क्योंकि ये हमें पहले से पता है कि हमारा सब्जेक्ट के लिए किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पुनः ट्रेडिशनल में नहीं लिखते हैं। तो ये हमारी जो क्लास हो गई जिसमें कंजक्शन से युक्त है, तो ये हमारी दूसरी क्लास होने के कारण इसको क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेट क्लास। कौन सी कह देंगे, कोऑर्डिनेट क्लास। क्यों कहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन बट आया है, जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा तो उस क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कह देंगे। तो इस प्रकार ट्रेडिशनल वाले में क्या होता है, ये भी लिखने का तरीका सही है, बहुत लंबे समय से इसको भी लिखते हम लोग आ रहे हैं या इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग किया जा रहा है, परंतु आज के समय में ऊपर वाला जो मेथड है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों जगह में सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा, और हम लोग ये भी समझ पाए होंगे कि प्रिंसिपल क्लास होने के लिए कंजक्शन रहित होना चाहिए और कोऑर्डिनेट क्लास होने के लिए कंजक्शन युक्त होना चाहिए, और कंजक्शन कौन सा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। अच्छे प्रकार से हम लोग सारी बातें कंपाउंड सेंटेंस के डेफिनेशन के बाद विस्तार से इसके ऊपर चर्चा कर लिए कि कब कंपाउंड कहा जाएगा और किस स्थिति में कहा जाएगा, मॉडर्न कब कहेंगे और ट्रेडिशनल कब कहेंगे, सारी बातें हम लोग अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, चलो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। कंपाउंड सेंटेंस का जो निर्माण होता है, कंपाउंड सेंटेंस का जो निर्माण होता है वह दो क्लासेस के मिलने से होता है। पहला बताए प्रिंसिपल क्लास और प्लस दूसरा बताए कोऑर्डिनेट क्लास। तो आपको एक बात समझनी है, प्रिंसिपल क्लास को निर्मित नहीं करना पड़ता है, निर्मित नहीं करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्लास को कभी भी निर्मित नहीं करना पड़ता है, वह पहले से ही निर्मित होती है। हमें कभी भी जब कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना रहेगा तो कभी भी हमें प्रिंसिपल क्लास नहीं बनाना रहेगा, प्रिंसिपल क्लास पहले से बनाया होता है। हमें बनाना किसको होता है, कोऑर्डिनेट क्लास को। किसको बनाना होता है, कोऑर्डिनेट क्लास को। और कोऑर्डिनेट क्लास का जो निर्माण होता है, कोऑर्डिनेट क्लास का जो निर्माण होता है वह किसकी मदद से होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से होता है। प्रिंसिपल क्लास का निर्माण नहीं करना पड़ता है, वह पहले से इंडिपेंडेंट क्लास के रूप में उपस्थित होती है। कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करना पड़ता है, और इसका निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। जब हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण कर लेंगे, और जब कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करना हम लोगों को आ जाएगा तो प्रिंसिपल क्लास में कोऑर्डिनेट क्लास आवश्यकता अनुसार जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा वह कैसा हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लास निर्मित नहीं करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट क्लास निर्मित करना पड़ता है। किसकी सहायता से होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से होता है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन जान जाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्लास बना लेंगे, जब प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तीसरा कौन सा होता है, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। पहला क्यूमुलेटिव होता है, दूसरा अल्टरनेटिव होता है, तीसरा क्या होता है, एडवर्सेटिव होता है, और चौथा होता है इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। चौथा कौन सा होता है, इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। चलो कमेंट बॉक्स में लिखें
टाइप्स ऑफ अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड होता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, थर्ड होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फोर्थ होता है इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ लें अच्छे से चारों प्रकारों के बारे में तो हम लोग जान पाएंगे किस स्थिति में कौन सा कंजक्शन लगेगा, और जब हमें स्थितियां पता चल जाएंगी कि किस स्थिति में कौन सा प्रयोग किया जाएगा तो हम आसानी से क्लासेस का निर्माण कर लेंगे कोऑर्डिनेट, और जब कोऑर्डिनेट क्लास हम लोग बनाना सीख जाएंगे तो हम आसानी से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम चारों कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है हमारा वो कौन सा है? क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारे क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो देखिए सब लोग कौन कौन से होते हैं। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में पहला होता है एंड, दूसरा होता है बोथ, बीच में कोई शब्द आएगा और फिर एंड। पहला होता है एंड और दूसरा होता है बोथ एंड। तीसरा कौन सा होता है? एज वेल एज। और हमारा चौथा होता है नॉट ओनली बट आल्सो, तो हमारे जो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो टोटल 4 टाइप के हैं जो अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला एंड होता है, दूसरा बोथ एंड होता है, तीसरा एज वेल एज होता है और चौथा का क्या होता है? नॉट ओनली बट आल्सो। तो हम लोग अगर क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन से यूज करना चाहते हैं तो इनमें से हम लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम लोग इनका प्रयोग करते कब हैं? जब हम दो कथनों को जोड़ते हैं। जब हम दो कथनों को जोड़ते हैं जो एक समान अधिकार वाले होते हैं। जब हम दो ऐसे स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे होते हैं जो एक समान अधिकार वाले होते हैं, यानी दोनों का एक साथ लिखा जाना अनिवार्य होता है। जितना अधिकार पहले का होता है उतना ही अधिकार दूसरे का होता है, तो हम ऐसी कंडीशन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। और कभी कभी हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर दो ऐसे स्टेटमेंट यस1 और यस2 लिखे गए हों दो वाक्यों के रूप में, या दो ऐसे सेंटेंस लिखे गए हैं उसमें स्टेटमेंट ऐसे प्रयोग किए गए हों कि पहले वाले के अनुरूप ही दूसरा वाला सेंटेंस प्राप्त हो रहा हो, यानी जिस सेंस की बात पहले वाले सेंटेंस में हो रही हो उसी के अनुरूप सेंस हमें दूसरा वाला भी दे रहा हो, या एक के क्रमागत जो दूसरा सेंटेंस दिया गया वह उसी के समान प्रकृति वाला हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग कर देते हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, डैश करके, एंड, फिर बोथ, बीच में डैश, फिर एंड, एज वेल एज, और फिर नॉट ओनली, फिर बीच में डैश, और बट आल्सो। तो इस प्रकार से हम लोग इन चारों के द्वारा स्थितियों में क्या कर सकते हैं? क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक ही वाक्य में चाहे इसका प्रयोग करके बना दें, 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 यानी इन चारों कंजक्शंस को एक ही सेंटेंस में अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। यानी जिसमें हम लोग एंड का प्रयोग कर सकते हैं, उसी में हम लोग चाहें तो बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसी में हम लोग चाहें तो एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, चाहें तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसी स्थितियाँ रहेंगी हम इनमें से किसी का भी प्रयोग वाक्यों को जोड़ते समय कर सकते हैं, यानी एक से अधिक स्थितियों में उस वाक्य को कंपाउंड बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे समझ में आई होगी कि हम लोग किस प्रकार से क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे और कब लगाएंगे। अब देखिए सब लोग नियम ध्यान से सुन लीजिए। क्या रहेगा नियम? क्या रहेगा?
पहला सेंटेंस दिया रहेगा, दूसरा सेंटेंस दिया रहेगा, और हमें अगर एक समान अधिकार या एक समान भाव या एक समान सेंस दिखाई देगा दोनों वाक्यों में, तो हम लोग इसको प्रयोग कर देंगे। और करेंगे कैसे? पहला वाला वाक्य जो दिया होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे। पहला वाला जो वाक्य दिया रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे, क्योंकि वो पहले से ही अपना कंप्लीट अर्थ दे रहा होगा, तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वाक्य दिया गया है वह भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, क्योंकि वह भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि कंपाउंड के दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पहला भी लिख देंगे, दूसरा भी लिख देंगे। अब अगर हम इन दोनों के बीच में एंड लिख दें, एंड लिख दें, तो हमारा जो वाक्य है वह क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों लिख दिया जाए और दोनों के बीच में एंड लगा दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा क्या बन जाएगा? दिया गया सेंटेंस जो वह कंपाउंड बन जाएगा। अब हम आवश्यकता के अनुसार बोथ एंड भी लगा सकते हैं। बोथ लिखेंगे, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम लोग लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बोथ लिख देंगे, उसके बाद हम लोग लिख देंगे जो हमारी पहली वर्ब रहेगी उसको हम लोग यूज कर देंगे, फिर प्लस एंड लिख देंगे, और फिर जो हमारी दूसरी वर्ब है उसको लिख देंगे, कोई अदर वर्ड रहेगा उसको लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से भी हमारा क्या बन सकता है? इस प्रकार से भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे हमारा ये वाला जो पहला वाला है क्यूमुलेटिव वाला, वो बातें क्लियर हो पाएँ कि हम लोग किस प्रकार से इस कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है इसके ऊपर आधारित, ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही टुक माई पेन यस्टरडे, और दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न्ड इट टुडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ही मतलब उसने टुक लिया माई पेन मेरी कलम यस्टरडे कल, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। कह रहा ही रिटर्न्ड इट टुडे, और उसने इसे आज वापस कर दिया। तो देखिए अनुरूपता का भाव दिखाई दे रहा है कि कल लिया और आज क्या कर दिया? वापस कर दिया। या परस्पर जोड़ का भाव भी कह सकते हैं कि कल लिया और आज क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो अनुरूप बातें हो रही हैं, लेना और फिर आज वापस कर देना। तो जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे तो दोनों वाक्य अलग अलग हैं, हमें इसको कंपाउंड बनाना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही टुक माई पेन यस्टरडे, एंड हम लोग एंड से जोड़ दे रहे हैं नॉर्मली, एंड ही रिटर्न्ड इट टुडे, एंड ही रिटर्न्ड इट टुडे। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग नॉर्मली एंड से जोड़ करके वाक्य को किस में कन्वर्ट कर दिए? कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए। अब आप लोग देखें अगर ध्यान से, ही से लेके एंड के पहले यस्टरडे तक हमारा ही जो है वह क्या है? सब्जेक्ट है, और टुक हमारी क्या है? वर्ब है। तो हम लोग देख रहे हैं इस शब्द समूह में सब्जेक्ट और वर्ब इसका पाया जा रहा है, इसलिए हमारी पहली क्लास है, यह हमारी पहली क्लास है। और एंड से लेके पूरा लास्ट तक इसमें भी शब्द समूह पाया जा रहा है, जिसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और रिटर्न क्या है? वर्ब है। तो यह हमारी दूसरी क्लास है। केवल अंतर इतना है कि पहली वाली क्लाज में कोई कंजक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लाज। और प्लस जो दूसरी वाली क्लाज लिखी गई है इसमें कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया है, जो एक अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इसीलिए यह कोऑर्डिनेट क्लाज बन गई। और जहाँ प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज बन गई, उसी से जो सेंटेंस नया बन के आ गया उसको हम लोग क्या कह दिए? कंपाउंड कह दिए। सर थम्स अप करिए, बात अच्छे समझ में आ गई। और ये वाला एग्जाम्पल सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। He took my pen yesterday and he returned it today. He took my pen yesterday and he returned it today. तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात अच्छे समझ में आई होगी। हम लोग इसको कंप्लीट समझ गए। हम लोग क्यूमुलेटिव के ऊपर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस है he was marked absent, he was marked absent। और दूसरा है he was turned out of the class, he was turned out of the class, he was turned out of the class। तो पहला करा ही वाज मार्क्ड एब्सेंट करा, उसको अनुपस्थित चिन्हित किया गया।
करा ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास करा और उसको क्लास से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, यानी उसको अनुपस्थित भी दर्ज कर दिया गया, अंकित कर दिया गया और उसको क्लासरूम से बाहर भी कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 वाक्य हैं और अनुरूपता के रूप में दिखाई दे रहा है, वह जो लड़का होगा उसी को अनुपस्थित भी घोषित किया गया और उसी को क्लास से बाहर भी कर दिया गया। तो इस प्रकार जब हम लोग इसको जोड़ने जाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एंड ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो हमने इस प्रकार से इसको एंड से नॉर्मली जोड़ दिए। इधर वाली क्लास जो कंजक्शन से रहित है वह प्रिंसिपल क्लास हो गई और एंड से लेके पूरा जो हो गई वह कोऑर्डिनेट क्लास हो गई। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस आ गया वह कैसा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये अभी हम लोग केवल एंड से जोड़ रहे हैं, किसी और का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ लाला, और का भी प्रयोग कर सकते हैं दूसरे तरह से भी। इसमें अथवा करके हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वाज बोथ मार्क्ड एब्सेंट, he was both marked absent and turned out of the class। तो अगर हम लोग बोथ हैंड से लिखना चाहें तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, he was both marked absent and turned out of the class। इस बार हम लोग फिर से ही का प्रयोग नहीं करेंगे जब बोथ हैंड से जोड़ रहे होंगे। तो ही हो गया एक बार सब्जेक्ट, वाज बोथ क्या क्या किया गया, उसको मार्क्ड एब्सेंट अनुपस्थित घोषित किया गया, एंड और करेक्ट टर्न्ड आउट ऑफ बाहर कर दिया गया ऑफ द क्लास मतलब क्लासरूम से। तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अथवा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वाज नॉट ओनली मतलब वह उसे न केवल, मार्क्ड एब्सेंट मतलब क्या किया गया, अनुपस्थित दर्ज किया गया, बट आल्सो बल्कि भी, करेक्ट टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास करेक्ट क्लासरूम से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो हम लोग इस एक ही सेंटेंस को एक से अधिक तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल हमें स्ट्रक्चर सही से प्रयोग करना है। और स्ट्रक्चर देखिए सब लोग ध्यान से, अगर हमें एंड से जोड़ना है तो हम लोग पहले वाले पूरे लिख देंगे वाक्य को, फिर एंड लिख देंगे, दूसरे वाले को लिख देंगे। तो हमारा इस प्रकार से एंड के द्वारा क्या हो जाएगा, यह सिंथेसिस हो जाएगा। और अगर हम लोग बोथ हैंड से जोड़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट हम लोग एक बार लिखेंगे, फिर अपनी वर्ब लिख के फिर बोथ लगाएंगे, फिर अपनी फाइनाइट वर्ब लिखेंगे और उसके साथ जो अदर वर्ड रहेंगे उसको लिख देंगे, और फिर एंड से जोड़ के दूसरे वाले वर्ब के साथ जितनी भी पार्ट मौजूद रहेगा पूरे को क्या कर देंगे, उतार देंगे। तो यह बोथ हैंड से जुड़ जाएगा। और अगर नॉट ओनली बट आल्सो से करना हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट ओनली लगाएंगे, फिर अपना वर्ब के साथ पूरा शब्द समूह लिख देंगे और फिर इसके बाद बट आल्सो जोड़ के टर्न्ड आउट यानी दूसरे वाले वर्ब के साथ जितना पार्ट बचा होगा उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इससे एक नए कंपाउंड सेंटेंस का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात अच्छे समझ में आई होगी कि हम लोग किस प्रकार से किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आराम से अपना कंपाउंड सेंटेंस क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर लेते हैं। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल इसके ऊपर लेते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, रमेश वेंट देयर, रमेश वेंट देयर, और दूसरा है ही रीड अ बुक, ही रीड अ बुक। तो अगर हम लोगों को इसको बनाना हो तो हम लोग देख रहे हैं रमेश वेंट देयर, रमेश वहाँ गया, करा ही रेड ए बुक, करा उसने एक पुस्तक पढ़ी। तो वहाँ गया और एक पुस्तक पढ़ी, या अनुरूपता की तरह प्राप्त हो रहा है या लगभग परस्पर समान भाव को प्रदर्शित कर रहा है, गया और उसने बुक पढ़ी। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रमेश वेंट देयर एंड ही रेड अ बुक। हम लोग एंड से जोड़ेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा, अथवा रमेश नॉट ओनली, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रमेश नॉट ओनली वेंट देयर, रमेश नॉट ओनली वेंट देयर बट आल्सो
read a book, but also read a book, but also read a book। तो हम लोग इस प्रकार से इसको आसानी से इन दो प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। तो आपको जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा उसका प्रयोग करके आप बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं हम सबको सभी तरह से ही बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा, उपयुक्त लगेगा, हम लोग उसी का प्रयोग करके केवल बनाते हैं। अब हम लोग चौथा सेंटेंस लेते हैं। चौथा सेंटेंस है महेश वेंट देयर, महेश वेंट देयर, और दूसरा है ही कंप्लीटेड हिज टास्क। तो कह रहा है कि महेश वहाँ गया करा और उसने अपने टास्क को क्या किया, पूरा किया। तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग ऐसे बना दें, महेश वेंट देयर एंड ही कंप्लीटेड हिज टास्क। अथवा इसी को हम लोग लिख सकते हैं महेश नॉट ओनली वेंट देयर, महेश नॉट ओनली वेंट देयर बट आल्सो कंप्लीटेड हिज टास्क। तो हम लोग इस प्रकार से दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार से जो हमारा क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके जो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा क्लास का निर्माण करना और फिर उससे कंपाउंड बना देना, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार आपको जो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना है, ये आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। हम आपको 2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके आगे के नियमों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो आपको सेंटेंस करके हमें दिखाने वह सेंटेंस है किरण वेंट हर स्कूल, सी completed her work। और एक सेंटेंस है दे प्लेड क्रिकेट, और दूसरा है दे रिटर्न्ड होम। दे प्लेड क्रिकेट, दे रिटर्न्ड होम। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, जितनी विधियों से भी हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है यहाँ तक कि बात सबको समझ में आई कि नहीं, अच्छे से कमेंट सब लोग करिएगा, वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा। हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के जो बनाने के 3 और नियम है उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ तक बातों को जब अच्छे से समझ लिए तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आगे की बातों के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।